हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप जाके देख लें। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक छत को बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है। ज्योग्राफी समझने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहे और हम चलते हैं इस चैप्टर को लेके। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, मैं हर पैराग्राफ को पढ़ूंगा और उसके बाद बारीकी से समझाऊंगा। आप लोग बने रहे इस वीडियो में और समझे, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप बने रहे इस वीडियो में, हम चलते हैं इस चैप्टर को लेकर। दोस्तों, यहाँ कहना चाह रहा है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। मैंने पिछले अध्याय में बता दिया था कि क्या कहता है, ब्रह्मांड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ये सब बताया। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पिछली वाली चैप्टर पढ़ना आवश्यक ही है, इसलिए आप जाके पहले वीडियो देख ले। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, फिर इस चैप्टर आए पढ़ने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं लेके। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ा चपटी तथा मध्य में थोड़ा उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी पूरा गोल नहीं है। ठीक है, इसमें ग्लोब में गोल दिख रहा है, लेकिन वास्तविक में क्या है, पृथ्वी क्या है, थोड़ा चपटी हुई है। इधर से ये चपटी और ये क्या है, उभरी हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। मतलब कह रहा है कि इस बात को पुष्टि करने के लिए अपनी क्या कक्षा में ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब बोल रहा है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार के प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू को घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महादेशों तथा महासागरों के उनके सही आकार में दिखाया जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि बड़े ग्लोब जो होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान इसको क्या होता है, नहीं ले जा सकता। छोटे ग्लोब भी होते हैं जो कि आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, और एक ऐसा ग्लोब होता है जो जिसमें हवा भरा जाता है। ठीक है, और ग्लोब उसी प्रकार घूमते रहता है जिस प्रकार एक कुम्हार का पहिया क्या होता है, हमेशा घूमते रहता है। और ग्लोब पे देशों, महादेशों को, विभिन्न देशों को क्या होता है, दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, चलिए। कह रहा है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मतलब बोलता है पृथ्वी पर किसी गोले को, मतलब किसी देश को इंगित करना क्या है, काफ़ी कठिन है। पर यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। मतलब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी जगह की स्थिति बताया जाए। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं की संदर्भ में आवश्यकता होती है। मतलब इसकी कुछ बिंदु एवं कुछ रेखाओं की आवश्यकता है। इसी के कारण हमको क्या होता है, विषुवत रेखा एवं देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है। आगे हम बताएंगे विषुवत रेखा और देशांतर रेखा से क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये हुआ विषुवत रेखा और ये देशांतर रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी देखा है कि इसमें क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर एक सुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, हम अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आया हुआ रहता है। ठीक है, इसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिसमें होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, इसी से गुजरती है। ठीक है, ग्लोब पर इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है, इसको घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। मतलब बोल रहा है वास्तविक और अभी काल्पनिक में एक अंतर है। पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। मतलब पृथ्वी में कोई वास्तव में ऐसी सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। मतलब पृथ्वी जो वास्तविक में जो अपने अक्ष पे चारों घूमती है, और जो ये काल्पनिक रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा है ये वास्तविक में नहीं है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। देखते हैं अन्य काल्पनिक रेखा कौन सी है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया था। देखिए, ये विषुवत वृत्त हुआ क्या, दो भागों में बांटता है, बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब आगे भाग को उत्तरी गोलार्ध, और तथा दक्षिणी
दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। यहाँ से आप समझिए, ऐसे हुआ, ये बराबर के दोनों भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त भी बनाती है, मतलब विषुवत जो है काल्पनिक वृत्त भी बनाती है, ठीक है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति को बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। मैंने पहले ही बताया था कि इस पर क्या कहता है, महत्वपूर्ण बिंदु बताने के लिए हमको काल्पनिक रेखा खींची जा सकती है, जो कि विषुवत वृत्त को ध्रुव तथा स्थित सभी असमांतर वृत्तों को अक्षांश एवं समांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों में अंश में मापा जाता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ जैसे एक वृत्त हुआ, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, पृथ्वी, इस पर क्या होता है, एक विषुवत वृत्त होता है, और इसी के समांतर क्या होता है, अक्षांश रेखा खींची जाती है, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री, और ये हो गया 90। अब जितना मन है उतना डिग्री आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्तर में, यहाँ से आपको ये उत्तर, और ये क्या हुआ दक्षिण में, ये भी आपको जितना डिग्री रखना होता है, ये भी हो 90 डिग्री। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आगे हम चलते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त जो है क्या होता है, ये विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को 1/4 है, मतलब क्या होता है, पृथ्वी क्या है, ये एक तरफ की 1/4 भाग है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री। इसका पूरे का माप क्या होगा 360 डिग्री। अंश का 1/4, मतलब अंश का 1/4, एक भाग अगर बांटते हैं हम, इसका 1/4 यानी 90 अंश होगा। ये 90 अंश है, ठीक है। अब 0 डिग्री से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको 90 तक धीरे धीरे अब पहुंच जाइएगा, 90 डिग्री तक, ठीक है। ये हो गया। और आप इस अंश को अगर लेते हैं दक्षिण वाले में, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, जो कि आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में पहले ही आपको बताया था, ठीक है। अंश उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, मैंने पहले बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तरी एवं सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मैंने दोस्तों बता दिया था कि ये मतलब इसका विषुवत वृत्त से ऊपर से सभी को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाली को मतलब दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा है। मतलब प्रत्येक मान, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री, माना कि 30 डिग्री अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 30 डिग्री उत्तर दिशा की ओर लिखते हैं। सामान्यतः इसे उ या द मतलब उत्तर या दक्षिण के अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिज़ॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, मतलब ये है 20 माना कि इसको 20 अंश का उत्तर में है, उत्तर में। बेलो हॉरिज़ॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 अंश मतलब 20 अंश क्या है दक्षिण में है स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा बेलो हॉरिज़ॉन्टल 20 अक्षांश स्थित है। यहाँ देखिए आप, यहाँ ये यहाँ स्थित है और ये यहाँ स्थित, दोनों है मतलब क्या 20 डिग्री पे, लेकिन दोनों की दिशा क्या है अलग अलग, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता है। मतलब देखिए ये दोस्तों क्या है, माना कि ये विषुवत वृत्त है, ठीक है, विषुवत वृत्त है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त के ध्रुव के नज़दीक जाते हैं, ऐसे ध्रुव के नज़दीक जैसे क्या होती है लंबाई घटती जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कटिबंध के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये कटिबंध के बारे में समझते हैं दोस्तों। ये देखिए विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त रहा, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तर में जो ये रेखा दिख रहा है आपको, ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री में, ठीक है, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 66.5 डिग्री में जो है इसको क्या कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री में क्या हुआ 90 डिग्री में इसको क्या कहते हैं उत्तर ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर गया। अब हम विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर बताते हैं। दक्षिण की ओर जो 23.5 डिग्री पे है ये क्या मकर, ये मकर रेखा है, ठीक है। और जो 66.5 डिग्री पे उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और यहाँ जो 90 डिग्री पे है उसको दक्षिणी वृत्त कहते हैं। दोस्तों कटिबंध के बारे में हम समझते हैं। अब
ये जो आप कटिबंध देख रहे हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध हम उस क्षेत्र को कहते हैं, देखिए इस पूरे कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ क्या होता है, साल भर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सीधी किरण यहाँ आता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सूर्य की किरण तिरछी पड़ने लगती है, ठीक है। कहाँ, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध पे यहाँ सूर्य का प्रकाश मतलब तिरछी पड़ती है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ तापमान क्या होता है, मध्यम होता है, ज़्यादा तापमान नहीं होता, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है, ना के बराबर जाता है, ठीक है। इसलिए कहा था शीत कटिबंध कहते हैं। हम उत्तर की ओर देखते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ अधिकतर ठंड रहता है, ठीक है। अब हम दक्षिण की ओर देखते हैं। ये मकर रेखा से भी मतलब सर के ऊपर, मकर रेखा से ऊपर भी सूर्य कभी नहीं जाता है, साल भर यहाँ विषुवत रेखा पे ही रहता है, इसलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ भी सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आता है, तिरछी आता है, इसलिए यहाँ भी तापमान मध्यम रहता है। और यहाँ दक्षिणी शीत कटिबंध, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मतलब ना के बराबर आता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। यहाँ का रहा विषुवत भी 0 डिग्री, आपने समझ लिया। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री आपने समझ ही लिया यहाँ पे। उसके बाद आता दक्षिणी ध्रुव, ये भी समझ लिया। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण और अक्षांश मतलब चार महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, जो कि आपने अभी देख ही लिया था, यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये रहा, ठीक है, जो हमने पहले ही समझा दिया। अब देखिए हम पृथ्वी के बारे में समझते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध में, ठीक है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ही सिर के ठीक ऊपर आता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो कि हम पहले ही आपको हम समझा दिए थे। अब हम आगे देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। हम पहले बता दिए थे कि इस शीतोष्ण कटिबंध का तापमान क्या होता है, मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्या था, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ठंड होता है। जो पहले हम बताते हैं, सूर्य का प्रकाश वहाँ क्या होता है, नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर हो जाता है, मतलब क्षैतिज से क्या होता है, ज़्यादा ऊपर हो जाता है, इसलिए क्या होता है, क्षैतिज रेखा ज़्यादा ऊपर, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब हम देशांतर क्या है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों एक यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए मेरा प्यारा सा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। प्यारा सा भारत, क्वेश्चन पूछेगा भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, मतलब क्षैतिज रेखा, तो आप याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। किस किस राज्य से गुजरती है तो आप देख लीजिएगा मैप में और याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, देशांतर क्या है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन उठा कि देशांतर रेखा क्या होती है, ठीक है। देशांतर क्या है दोस्तों, आपको हम बता दें कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और क्या होता है, सब एक ही स्थान पे आके क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। एक ही स्थान पे आके मिलते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात को आप ध्यान रखें कि ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री से पूर्व की ओर पूर्वी देशांतर रेखा और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया पूर्वी, जो कि यहाँ दर्शाया गया 35 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री, ये पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा हो गया। दोस्तों एक बात को आप ध्यान रखें, जैसे 0 डिग्री को ना पूर्वी लिखा गया ना पश्चिमी, ना ही 180 डिग्री को ना पूर्वी ना पश्चिमी लिखा गया। दोस्तों बात यहाँ ये है कि 0 डिग्री के ठीक अपोजिट में 180 डिग्री है। जैसे कि हम कोई धंधा करते हैं, अगर हम पार्टनरशिप पे काम करते हैं तो 2 आदमी मिलके कहीं भी 5-5 रुपया लगाते हैं, ठीक है, बराबर हो जाता है 10 रुपया, ठीक है। अगर कोई सामान को हम खरीद रहे हैं दोनों मिलके, तो हम क्या बोलते हैं, 10 रुपया मेरे पास है, ठीक है। तो हम दोनों मिला के बोलते हैं 10 रुपया मेरे पास है, ठीक है। और अगर हम अलग अलग करते हैं, मतलब बंटवारा कभी कर लेते हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो 5 रुपया मेरा और 5 रुपया इसका, इसलिए क्या ये बीच वाली लाइन को क्या बराबर में हम 10 रुपया देते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी है, 0 डिग्री और 180 डिग्री को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर नहीं लिखा गया, ठीक है। हम आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि देखिए किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ
और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण स्थित है। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर किन स्थिति को दूरी कितनी है। मतलब क्या बोल रहा, देखिए ये देखिए है एक हमारी पृथ्वी हुई, ठीक है, गोलार्ध, उसमें क्या हो ये 0 डिग्री हो गए और दक्षिण में क्या हो ये 20 डिग्री। मान के चलिए मॉरिशस यहाँ है और टोंगा यहाँ है, ठीक है, दोनों द्वीप यहाँ पे। अब क्या कहता है, ये हो गया आपको, ये तो क्षैतिज रेखा हो गया और ये देशांतर रेखा हो गया, ठीक है। अब इसकी दूरी को बताने के लिए कहता है, दूरी हम आगे समझेंगे कि इसके बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। अब क्या कहता है, आगे देखते हैं। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। मतलब क्या कहता है, इसे देशांतर यामोत्तर कहते हैं तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। मतलब वही बात दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हम देशांतर मतलब क्या कहता है अंशों में मापा जाता है, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री जैसे डिग्री के रूप में मापा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तथा इसके बीच की दूरी को मतलब अंशों में मापा जाता है। यहाँ तक हो गया था। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलते हैं। बोल तो दोस्तों बोलना ये है कि जैसे देखिए ये देशांतर रेखा हुआ, क्या हुआ, देशांतर रेखा हुआ 0 डिग्री और क्या होता है हम ऐसे रहते हैं, ठीक है, हम देशांतर रेखा ऐसे बना देते हैं, ठीक होता है। इसकी बीच की दूरी देखिए यहाँ पे बढ़ती जाती है और यहाँ क्या होती है, जब ध्रुव की ओर हम जाते हैं क्या होती है, ये एक जगह ही आके मिलती है, क्या होती है, घटती जाती है धीरे धीरे, दोनों तरफ यही बात होता है, यहाँ के क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब दोस्तों क्या कह रहा है कि ये जो देशांतर रेखा है इसकी क्या है, सभी की लंबाई समान होती है, ठीक है। इसलिए इसे सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना, जैसे हम यहाँ पे विषुववृत्त को क्या कहते हैं, मुख्य संख्या में, सबसे बड़ी लाइन है इसलिए उसका मुख्य संख्या में व्यक्त कर दिया, लेकिन यहाँ इसको व्यक्त करना कठिन है क्योंकि सारी की लंबाई सबकी लंबाई समान है। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि गिनीज, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले सभी यामात्तर पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब बोल रहा है जहाँ से गिनीज यानी उत्तर, मतलब उत्तर से उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाले 0 डिग्री रेखा, इसको गिनने से मानकर इसको मतलब बीच केंद्र माना जाए, ठीक है। इसे यामोत्तर का प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। मतलब कहता है इसको प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है इसका मान 0 देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। मतलब 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर को 180 डिग्री से मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पहले ही बता दिया था, पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटा गया, 180 डिग्री 180 डिग्री। पूर्वी गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त किया था। मतलब पूर्वी गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त किया जाता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पु तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर को एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब एक ही रेखा पर ये स्थित है, 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम में, जो कि पहले हमने बता दिया है। अब ग्लोब को अक्षांश, समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। मतलब ये आप जो देख रहे हैं देशांतर रेखा एवं अक्षांश रेखा के बीच का ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी का सही स्थान। मतलब दोस्तों क्या कह रहा है हम बताते हैं। देखिए ये क्या हुआ, एक ये ग्लोब हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है 26 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ माना कि 26 डिग्री हो गया, ठीक है, उत्तर में कह रहा। और ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री हो गया और माना कि ये यहाँ क्या हुआ 90 डिग्री पूर्व हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, ये इस स्थान को काटता है तो ये क्या हुआ, ये धुबरी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, उसी को समझाया गया। आगे हम चलते हैं,
ठीक है। अब यहाँ देखिए हम इस पे देखते हैं। हाँ, आपको हम पहले बताया था कि 0 डिग्री ग्रीनिच। देखिए यहाँ से भारत में, आप यहाँ इंग्लैंड, ये 0 माना गया। ये कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। और हमारा प्यारा सा भारत कहाँ पे है? साढ़े 82 डिग्री, ठीक है। साढ़े 82 डिग्री पे गुजरता है यहाँ, साढ़े 82 डिग्री। ये आप ध्यान से देखिए, आगे हम समझ लिया कि यहाँ क्या है, 67-68 डिग्री के बीच में क्या है? प्यारा भारत है, ठीक है। हम आगे समझते हैं। समता एवं समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। मतलब समय को अच्छा साधन मापने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के प्रतिदिन होता है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय की सबसे लंबी होती है। मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे सूरज का प्रकाश जहाँ भी परछाई बनता था तो वो टाइम निर्धारित कर लिया गया था। पहले समय घड़ी उड़ी नहीं थी, नहीं फ़ोन थी, तो उसमें क्या समय निर्धारित कर लेता कि यहाँ परछाई हुआ तो इतना बजा और इतना बजा। ये पहले ज़माने के लोग करते थे, जो कि अभी बुक में दर्शाया गया। अब क्या करता, देखिए गिनीज पर स्थित प्रमुख यामों को सूर्य के जिस समय आकाश के सबसे ऊंची बिंदु पर होगा, उस समय यामों पर सबसे स्थित स्थानों पर दोपहर होगा। पहले ही बताया था कि बीच में जो होता है वो क्या, तो दोपहर होगा, मतलब गिनीज पे जब होगा तो, ठीक है। दोपहर में कितना? 12 बजता है, ठीक है, 12 बजता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो गिनीज के पूर्व में है उसका समय गिनीज समय से आगे होगा। मतलब यहाँ से जो पूर्व किया जाएगा, ये गिनीज के समय से क्या होगा? ये आगे होगा। और इधर जो आप जब पश्चिम आएगा तो क्या होगा? ये पीछे होगा, ठीक है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी का लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम लेता है। मतलब 24 घंटे में क्या होता है? 360 डिग्री घूम लेता है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेता है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेता है। इस प्रकार जब गिनीज से दोपहर के 12 बजते हैं तब गिनीज में 1 घंटा पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात गिनीज के समय में 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन गिनीज से 15 मिनट पश्चिम की गिनीज समय से 1 घंटा पीछे होगा। हाँ, यहाँ वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। मतलब जब हम गिनीज से पश्चिम की ओर आएंगे तो क्या होगा? 1 घंटा पीछे होगा, तो ऑटोमेटिक दोपहर का 12 बजा, तो यहाँ से पीछे 12 बज रहा है, तो यहाँ 1 घंटा पीछे पश्चिम हो जाएगा। इसी प्रकार जब गिनीज पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। मतलब जो वहाँ पे जो अभी होगा तो 180 डिग्री क्या होगी? मध्य रात्रि होगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे हमें प्यारा सा भारत कितना पे है? साढ़े 82 डिग्री पे है, ठीक है। तो गिनीज कितना जो हो गया? यहाँ पे दोपहर 12 बज गया। जब 15 डिग्री होगा तो यहाँ क्या होगा? 1 बजा होगा, ठीक है। 15 डिग्री पे कितना? 1 बजा होगा। तो इसी पर आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कितना 60 होगा ना, तो एक घंटा में 60 मिनट, तो क्या हो जाएगा आपको? 5.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा मेरा प्यारा भारत। मतलब गिनीज में जब 1 बजा होगा इंग्लैंड में, तो हमारे भारत में कितना? 5:30 बजा होगा। अब देखिए, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु होता है तो दोपहर में उस घड़ी के दिन में 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान को स्थानीय समय माना। आप उस समय देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यहाँ मतलब सभी स्थानों की स्थिति समान होती है। जब यहाँ पे आप देशांतर रेखा जब देखेगा तो यहाँ क्या होगा? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है सीधी, तो यहाँ क्या होता है? समय का स्थान क्या होगा? सब जगह समान होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हम मानक समय को क्यों मानते हैं। देखिए मानक समय को क्यों मानते हैं अलग अलग, वही दोस्तों अभी हमने जो बताया कि 5:30 क्यों बजता है हमारे प्यारे सा भारत में, वही बातें क्या हुआ? समझाया गया है। आप आगे देख लीजिएगा पढ़ के, बस वही बताया गया। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन, अब देखिए हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब क्या है? इसको संक्षेप में क्या कहता है? उत्तर देने के लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार क्या है? वही जो हम बताए थे, थोड़ा चपटी हुई है, वही लिखना। अब ग्लोब क्या है? अब ग्लोब बता, पृथ्वी का क्या है? एक प्रतिरूप है, मतलब प्रतिरूप है, पृथ्वी के समान ही क्या है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? तो आपको हमने बताया था कि कर्क रेखा का मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर होता है, ठीक है। अब चौथा, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध का नाम लिखें। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध, ठीक है। 3 देख ली। अब चौथा क्वेश्चन देते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या होती है? अक्षांश एवं, देखिए अक्षांश रेखा क्या होती है? क्षैतिज होती है। और देशांतर रेखा क्या होती है? ये ऊर्ध्वाधर होती है। जिसे हम बोल सकते हैं वो, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहते हैं,
छठा क्वेश्चन को देखते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध पर ही क्यों आता है? ऊष्मा का उष्ण मतलब ये देखिए प्यारा सा भारत मतलब ग्लोब, इस पे आपका नहीं बताए थे आपको बीच में कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यहाँ पे सीधा आता है, इसलिए क्या होता है, सूर्य का मतलब तापमान क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते? वही बात जो आपने बताया था, 15 डिग्री का अंतर होता है, 1 घंटा अंतर होता है, इसलिए हम हाँ गुना करके आप देख लीजिएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है, 15 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। 15 चौक 60 और 15 पचे 75, 5:30 हुआ और 7:30, 5.5 घंटा हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका कहता है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख यमोत्तर का मान होता है, प्रमुख यमोत्तर का मान क्या होता है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है, जो कि हमें आपको ग्लोब में बताया था, ये 0 डिग्री प्रमुख होता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 180 होती है, ठीक है। एक तरफ 180 डिग्री होती है और दूसरी तरफ 180 डिग्री, मतलब टोटल क्या 360 होती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त होती है, मतलब दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है, ठीक है। यहाँ हुआ दक्षिणी गोलार्ध में। अब गिनिड किस जाल का है? मतलब अक्षांशीय अवशांतर रेखाओं देशांतरीय अजमातर का जाल होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है मकर रेखा डैश पर स्थित है। मकर रेखा किस पे स्थित है? मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ठीक है। भारत का मानक यमोत्तर है, मतलब कितना आपको बताया था, 82.5 डिग्री यमोत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है 0 यमोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है, तो प्रमुख यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। अब देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती है, मतलब ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती है, देशांतरों की बीच की दूरी डैश की तरफ घटती है, हाँ देशांतरों की तरफ जाके क्या होती है, घटती है, ध्रुवों की तरफ। अब 5वां क्वेश्चन है उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से मैं अगले चैप्टर को लेके आऊँगा। अगर इस चैप्टर में किसी तरह का परेशानी हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा।